इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में पहले वाली वीडियो में हमने काल विभाजन पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे आदिकाल। आदिकाल में सबसे पहले आदिकाल का नामकरण। अनेक विद्वानों ने अलग अलग इसका नामकरण किया है और हिंदी का जो प्रथम कवि है उसका भी अध्ययन करेंगे। तो देखिए आदिकाल का नामकरण। आदिकाल नामकरण। सबसे पहले वीरगाथा काल। वीरगाथा काल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। वीरगाथा काल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसके बाद है आदिकाल जो सर्वमान्य है। आदिकाल नाम जो सर्वमान्य है ये नाम दिया है महावीर आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल नाम दिया है आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने। इसके बाद 3 नंबर पर है चारण काल। चारण काल नाम दिया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में चारण काल नाम दिया है और इससे पूर्व वाले को संधि काल कहा है। इसके बाद है बीजवपन काल। बीजवपन काल नाम दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और 5 नंबर है सिद्ध सामंत युग, राहुल सांकृत्यायन ने। सिद्ध सामंत युग। और इसके बाद आरंभिक काल है वो मिश्र बंधुओं ने दिया है और प्रारंभिक काल नाम दिया है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने अपने हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास में प्रारंभिक नाम दिया है। तो ये है आदिकाल का नामकरण। वीरगाथा काल नाम करने से सारी प्रवृत्तियों का बोध नहीं हो पाता है, ये विवादास्पद है। और आदिकाल नाम है ये सर्वमान्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो नाम दिया है आदिकाल वो सर्व प्रसिद्ध है और सर्वमान्य है। इसके बाद अगर पूछे कि आदिकाल के बाद में इनमें से और दूसरा कोई नामकरण अगर देना चाहें तो सबसे ज्यादा सटीक है वो सिद्ध सामंत युग। सिद्ध सामंत युग। सिद्धों की रचनाएं और सामंतों की स्तुतियां इस युग में होती थी। तो राहुल सांकृत्यायन का आदिकाल के बाद में अन्य जो नाम है वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली है वो सिद्ध सामंत युग है। तो ये है आदिकाल का नामकरण। अब हिंदी का प्रथम कवि पुष्य या पुंड 7वीं शताब्दी के कवि हैं पुष्य या पुंड। इसको शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज में प्रथम कवि बताया है। इनकी कोई रचना का उल्लेख नहीं मिलता है, स्वतंत्र और स्फुट रचनाएं इनकी मिलती हैं। तो शिव सिंह सेंगर ने माना है पुष्य या पुंड कवि को हिंदी साहित्य का या हिंदी का प्रथम कवि माना है। इसके बाद है सरैपा 7वीं शताब्दी के कवि हैं और दोहा कोश इनकी रचना है। 84 सिद्धों में से एक थे ये और डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन ने इनको हिंदी का प्रथम कवि माना है। दोहा कोश इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम है। इसके बाद दोहा कोश का उल्लेख मिलता है लेकिन ये उपलब्ध नहीं है। इसके बाद में है शालिभद्र सूरी। इनकी रचना का नाम है भरतेश्वर बाहुबली रास। तो भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि कहा है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इसके बाद में चंद्रवरदाई जिनकी प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई को प्रथम कवि कहा है। मिश्र बंधुओं व आचार्य रामचंद्र शुक्ल दोनों ने हिंदी का प्रथम कवि माना है चंद्रवरदाई को। स्वयंभू डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में जैन विद्वान स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि कहा है। तो ये अनेक विद्वानों के अनुसार प्रथम कवि। अब प्रथम रचना हिंदी की प्रथम रचना सबसे पहले दोहा कोश। दोहा कोश जो है वो सरैपाद की लिखी रचना है। 769 सरैपाद का समय माना है राहुल सांकृत्यायन ने और सरैपाद की प्रसिद्ध रचना का नाम है दोहा कोश जिसको ज्यादातर विद्वान हिंदी की प्रथम रचना मानते हैं लेकिन ये उपलब्ध नहीं है। इसके बाद में श्रावकाचार जैन कवि देवसेन द्वारा रचित श्रावकाचार है जिसमें श्रावक धर्म और गृहस्थ धर्म का प्रतिपादन किया गया है। 933 ईस्वी की रचना है और ये उपलब्ध है। तो हिंदी की प्रथम उपलब्ध रचना अगर माने तो वो हो जाएगी श्रावकाचार देवसेन द्वारा रचित। वैसे सर्वमान्य ग्रंथ दोहा
को उसको मानते हैं, लेकिन उपलब्ध नहीं है। उपलब्धता के आधार पर यह श्रावकाचार हिंदी की प्रथम रचना है। और ये पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो ये पृथ्वीराज रासो प्रथम महाकाव्य, और इसके रचयिता चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि हैं। देखिए काव्य पर प्रथम कवि पूछ रहे थे, इसमें महाकवि या महाकाव्य, महाकाव्य है वो पृथ्वीराज रासो है, और इसके प्रथम जो महाकवि हैं वो हैं चंद बरदाई। हम पढ़ रहे आदिकाल का नामकरण, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीरगाथा काल नाम दिया है। तो वीरगाथा काल नाम दिया अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में, और इसका समय माना है 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन 12 ग्रंथों के आधार पर, ये जो 12 ग्रंथ है, इन 12 ग्रंथों के आधार पर यानी वीररस की प्रवृत्ति के कारण इसका नामकरण किया है। तो आचार्य शुक्ल ने नामकरण किया है वो वीररस की प्रधानता के कारण, इन 12 ग्रंथों की प्रसिद्धि के कारण है, उसका नाम वीरगाथा काल किया है। वैसे वीरगाथा काल नाम काफी विवादास्पद है, क्योंकि आदिकाल में बहुत सारा साहित्य लिखा गया, जैन साहित्य है, सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है, लौकिक साहित्य है, अन्य धार्मिक रचनाएं हैं, वो सब इस वीरगाथा काल नाम से नहीं आ पाती हैं। इसमें सिर्फ वीररस की प्रवृत्ति वाली रचनाएं ही आ पाती है, इसलिए विवादास्पद तो है ही। इसके साथ ही जो 12 ग्रंथों के नाम गिनाए हैं रामचंद्र शुक्ल ने, ये 12 ग्रंथ भी प्रमाणिक नहीं है। तो देखिए कौन कौन से 12 ग्रंथ हैं। विजयपाल रासो, इसके कवि नल सिंह। हमीर रासो सारंगधर। खुमान रासो दलपति विजय। बिसल देव रासो नरपति नल है। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि। परमाल रासो जगनिक। खुसरो की पहेलियां अमीर खुसरो। कीर्तिलता विद्यापति। कीर्ति पताका विद्यापति, और विद्यापति की पदावली विद्यापति, ये तीनों ही रचनाएं विद्यापति की हैं। अब देखिए सर्वप्रथम है विजयपाल रासो। विजयपाल रासो है वो नल सिंह की रचना है, नल सिंह की रचना है, और इसका रचना समय है ऐतिहासिकता के आधार पर ये पूर्ण रूप से प्रमाणिक नहीं है। इसके बाद है हमीर रासो। हमीर रासो कवि सारंगधर का है, और उसका जो हमीर शब्द है ये संदेहास्पद है। हमीर शब्द है ये संदेहास्पद होने के कारण इसको भी पूर्ण रूप से प्रमाणिक नहीं कह सकते। इसके बाद आता है खुमान रासो। खुमान रासो दलपति विजय की रचना है, और इसको 13वीं शताब्दी की रचना को इसमें शामिल किया है। 13वीं शताब्दी की रचना को इसमें शामिल किया है। इसके बाद है बिसल देव रासो। नरपति नालय। नरपति नालय ने बिसल देव, जिसको विग्रहराज चतुर्थ सांबर ज्ञानी अजमेर के राजा थे, उनका वर्णन किया है। तो ये श्रृंगारी काव्य है, इसको 12 मासा वर्णन या 6 ऋतु वर्णन के अंतर्गत कह सकते हैं। श्रृंगारी में भी वियोग रस प्रधान ये काव्य है, इसलिए इसको वीरगाथात्मक नहीं कह सकते, श्रृंगार रस की प्रधानता है। इसके बाद है पृथ्वीराज रासो। ये वीर रस प्रधान रचना है। अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है, लेकिन वीर रस की प्रधानता तो है, लेकिन शुक्ल जी ने इसको जाली कह दिया है। शुक्ल जी ने कहा है कि यह पूर्ण रूप से जाली है, इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है इसका, इसको भी शुक्ल जी ने जाली मान लिया है। तो ये वीरगाथा काल नाम है वो और भी संदेहास्पद हो जाता है। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की रचना है, इसको नोटिस मात्र माना जाता है, ये सिर्फ नोटिस मात्र है, सूचना मात्र है। इसके बाद जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना है, और परमाद रासो है वो जगनिक की रचना है। आल्हा या उदल की वीरता का वर्णन इसमें किया गया है। और खुसरो की पहेलियां, ये अमीर खुसरो की है, ये खड़ी बोली में लिखी गई है, और इसमें वीरस की प्रधानता नहीं है, ये तो सिर्फ मनोरंजन अर्थ लिखी गई पहेलियां हैं, इसलिए वीरस की इसमें प्रधानता नहीं है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये विद्यापति की हैं, और अवहट के अंदर लिखी गई हैं, अवहट में लिखी गई हैं, और विद्यापति की पदावली मैथिली भाषा में लिखी गई है। इस तरीके से 12 ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गिनाए हैं। इनमें कुछ तो अप्रमाणिक हैं और कुछ है वो अर्ध प्रमाणिक रचनाएं हैं, इसलिए वीरगाथा काल नाम है वो पूर्ण रूप से प्रामाणिक नहीं माना जा सकता है, सर्वमान्य नाम नहीं हो सका है। अब ये जो 12 ग्रंथ है, इनमें से कुछ ग्रंथों के रचयिता है जो कवि, इनका नाम याद रखने का एक ट्रिक है। वो ट्रिक देखिए क्या है। विजय नल खुद पर
विजय नल खुद पर जग 20 नर। ये ट्रिक याद रखो, विजय नल खुद पर जग 20 नर। विजय नल का मतलब विजयपाल रासो नल सिंह का है, खुद का मतलब खुमान रासो दलपति विजय का, पर जग का मतलब परमाल रासो जगनीक का है, 20 नर का मतलब विश्वदेव रासो नरपति नालय का है। तो ये ट्रिक याद रखना है, विजय नल खुद पर जग 20 नर। ये महत्वपूर्ण रासो ग्रंथ हैं, इनके नाम इस ट्रिक के आधार पर हम याद कर सकते हैं। हम आदिकाल का नामकरण पढ़ रहे हैं। इससे पहले रामचंद्र शुक्ल का जो वीरगाथा काल नाम है उसकी समीक्षा की थी हमने। अब 2 नंबर पे आता है सिद्ध सामंत युग। सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन ने नाम दिया है। सिद्ध सामंत युग नाम दिया है राहुल सांकृत्यायन ने। इसकी प्रारंभिक सीमा मानिए 760 ईस्वी। 760 ईस्वी से प्रारंभ माना है ये। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानकर राहुल जी ने सिद्धों व नाथों द्वारा अपभ्रंश में रचित समस्त रचनाओं को हिंदी में स्वीकार किया है। सिद्धों और नाथों की जो अपभ्रंश की रचनाएं हैं उनको हिंदी में स्वीकार करके और इसका नाम दिया सिद्ध सामंत युग। राहुल जी के अनुसार 2 काव्य प्रवृत्तियां थी इस समय में। एक तो सिद्धों की वाणी और सामंतों की स्तुति। सिद्धों की संख्या राहुल जी ने 84 मानी है। 84 सिद्ध माने, जिनमें श्रेयपा, कणेपा, डोमीपा, दुईपा, इस प्रकार के सबरीपा जो प्रसिद्ध सिद्ध कवि हुए। उनकी वाणी प्रमुख रूप से थी। और दूसरी थी सामंतों की स्तुति। सामंत थे, राजा और सामंत थे, जिनके आश्रयदाता उनके दरबार में रहकर जो कविता लिखते थे, उनकी स्तुति का गान करते थे, वो सामंतों की स्तुति। ये 2 प्रवृत्तियां प्रधान थी इस समय में, इसलिए राहुल सांकृत्यायन ने इनका नाम दिया है सिद्ध सामंत युग। समीक्षा, इस नाम से समूचे काल की काव्य प्रवृत्तियों का बोध नहीं हो पाता है। सिद्ध और सामंतों के अलावा भी बहुत सारी प्रवृत्तियां थी, जैसे वीरस की प्रधानता की रचनाएं हैं, लौकिक साहित्य है, नाथ साहित्य है, जैन साहित्य है। इन प्रवृत्तियों का बोध नहीं हो पाता है। फिर भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो आदिकाल है उसके बाद में अगर दूसरे नंबर पर कोई नाम सर्वमान्य हो सकता है तो वो सिद्ध सामंत युग ही हो सकता है। इसके बाद देखते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि और चारण काल नाम दिया है। संधि और चारण काल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अब देखिए, संधि काल का समय हुआ उन्होंने चारण काल से पहले माना है। 750 विक्रम संवत से 1200 विक्रम संवत तक का समय माना है। उनकी धारणा है कि इस समय हिंदी अपभ्रंश का स्थान ले रही थी। संधि का मतलब होता है मिलन बिंदु, तो 2 भाषाओं का मिलन बिंदु माना है। पहले अपभ्रंश भाषा थी, अपभ्रंश के साथ में हिंदी इनका स्थान ले रही है, तो अपभ्रंश और हिंदी दोनों का संधि युग है ये, इसलिए संधि काल कहा है 750 से 1200 विक्रम संवत तक। इसके बाद चारण काल, इसी का जो अगला कालखंड है वो चारण काल है, और ये 1200 संवत से लेकर 1375 तक, जिसको रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है, वही डॉक्टर रामकुमार वर्मा का चारण काल है। तो देखिए, चारण काल, उनके अनुसार इस काल के साहित्यकार प्रमुखतः राजाओं के आश्रय में पलने वाले चारण ही थे। ज्यादातर साहित्यकार चारण कवि थे, इसलिए इस काल को चारण काल कहा है, जो वीरस की रचना लिखते थे। समीक्षा, चारण काल नाम से दूसरे नाथ, सिद्ध तथा विद्यापति जैसे स्वतंत्र कवियों की रचनाओं का बोध नहीं होता है। तो जो दूसरे कवि हैं, विद्यापति जो मिथिली भाषा में लिखते हैं, अवट में लिखते हैं, स्वतंत्र कवि हैं, और जो दूसरे नाथ और सिद्ध कवि हैं, उनकी रचनाओं का बोध है वो चारण काल नाम से नहीं हो पाता है। इसलिए संधि काल और चारण काल है, वो दोनों ही नाम है, वो सर्वमान्य नहीं हो सका। तो ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा की समीक्षा की हमने, संधि और चारण काल। तो इस तरीके से हम आदिकाल का नामकरण पढ़ रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको पसंद आए तो इसको शेयर जरूर करें।